द पीपल्स करंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमने जो विषय लिया है कि संविधान पर हमले बढ़ चुके हैं। संविधान के संदर्भ में बहुत सारी घटनाएं राजनीति में भी और सामाजिक तौर पे भी घटी जा रही है। परसों ही हमने संविधान के 75 साल या अमृतकाल मनाया है। इस 75 साल में क्या संविधान हमारा पूरी तरह से अमल में आया या नहीं आया, या अंशतः ही अमल आया? क्या हुआ है, कैसे अमल हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी चीजों को जानने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अगर संविधान को सही मायने में अमल में लाने को अवरोध अगर कुछ बना है तो राजनीतिक सत्ता है या प्रशासनिक मानसिकता भी इस अवरोध में कार्यरत है। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए हम आज हमारे महनीय अतिथि है डॉक्टर के चौहान सर, आपका पीपल्स करंट में स्वागत है। धन्यवाद सोनावनी साहब। सर जी, मैं पहले ही एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जी कि संविधान के अमल को लेकर देश में काफी अवरोध विगत 75 साल में हमें नजर आए हैं। कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सत्ता पर भी निर्भर होता है, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखते हैं कि जो संवैधानिक संस्था बनी होती है उनके अंदर भी एक प्रशासनिक वर्ग होता है। क्या इनकी मानसिकता भी संविधान को सही मायने में अमल करने में अवरोध बनी हुई है क्या? इस विषय को प्रारंभ करते इसी सवाल के साथ आप क्या सोचते हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हमारी जो समस्या है आज, वो सबसे बड़ी ये है कि संविधान ने जो भी लोग हैं, हर तरह के लोगों के लिए, और विशेषकर जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन है, सामाजिक तौर पे जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। लेकिन वो जो प्रोविजंस है वो केवल रिटन वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनका चाहे आप एग्जीक्यूटिव में देखेंगे चाहे जुडिशरी में भी देखेंगे, उनका अमल बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है। यदा कदा कभी कोई जज होता है तो वो उसको अनफोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन इन जनरल उसके खिलाफ माहौल रहता है। और जनरल जो चर्चा भी होती है, इसमें एक विशेष चीज जो हम देखते हैं, उसको बाद में मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं इसको पहले भी कहना चाहता हूं कि हमने ये भी देखा है कि जो जजेज हमारे तबके से आते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास या उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, उनसे भी जो आते हैं, उनका भी जो माइंड सेट है वो ब्रॉड नहीं होता है। वो भी जैसे दूसरे लोगों का व्यवहार होता है उसी तरह का उनका वो होता है। और ये जो सारी व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था में जो आज आम आदमी को तकलीफ हो रही है, वो ये है कि संविधान में सब कुछ होने के बावजूद ना तो कार्यपालिका उसके ऊपर अमल कर रही है, ना न्यायपालिका उसके ऊपर अमल कर रही है, ना विधायिका उसके ऊपर अमल कर रही है। जैसे एक बहुत आम उदाहरण मैं दूं, जैसे मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन लगी, उस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत लिमिटेड तौर पे लागू की गई। ये एग्जीक्यूटिव का काम था, हालांकि वो भी लागू नहीं हो रही थी, इसलिए हमें लगता है वो बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन जो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की थी, अगर वो फुल स्विंग में लागू, पूरे तौर पे अगर वो लागू होती, तो समाज में निश्चित तौर पे बदलाव आता। अब उसके बाद जैसे बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन लागू हुई, उससे पहले बैकवर्ड क्लासेज के जो रिजर्वेशन थी वो 2%, 3%, इससे ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन मंडल कमीशन लागू होने से 52% लोगों को 27% रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई। वो 27% भी कुछ स्टेट्स में आज भी लागू नहीं है। कहीं 14% है, कहीं 6% है, और ये परसेंटेज बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो बैकवर्ड क्लास को जो स्पेशल राइट मिलने का जो सवाल है, अगर मान लो किसी कम्युनिटी मीन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास, उसको मैं एक वर्ड कम्युनिटी देता हूं। कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, मान लो उसकी 15% पॉपुलेशन है, और आप उसको 10% रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो आप उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, दे शुड बी एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दी सर्विसेज एंड एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स।
लेकिन तो सर वो ये एडिकेट प्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है, तो इसको तो हम देखते हैं खास तौर पे। लेकिन आपने जो बात उठाई, जो जिक्र किया कि संविधान की अमल में जो अवरोध बनने वाली मानसिकताएं है, उसमें हमारे भी लोग जुड़े हुए हैं। ये जो बात आपने कही, तो ये क्यों नहीं, बन उस पे पाया मैं है? अब बाद बाद में आऊंगा। मैंने शुरुआत की हाँ, ताकि आप भी ना भूलें, इसलिए हाँ, हाँ, क्योंकि वो बेसिक जो सब्जेक्ट है वो रह जाएगा फिर। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन आई, बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ। वो जो आंदोलन करने वाले वही लोग थे जिनके फेवर में वो रिकमेंडेशन थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों को उससे बेनिफिट मिलना है वो लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनको पता नहीं था ये हमारे लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि मेरे दोस्त होते थे प्रकाश चंद जी, वो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी होके रिटायर हो गए। तब वो डिप्टी लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट में होते हैं, वो उस डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। उनके ऑपोजिट साइड में एक उनका साथी था, वो अंडर सेक्रेटरी था किसी मिनिस्ट्री में, और वो बैकवर्ड क्लास की गुज्जर कम्युनिटी होती है यहाँ, उससे बिलोंग करता था। तो हम उस 5-6 दिन तक बसें नहीं चली, और हम वहां से सुप्रीम कोर्ट से, हम दोनों, मैं और प्रकाश चंद जी का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के सामने था, हम पैदल पैदल आ रहे थे। तो रास्ते में वो उसका पड़ोसी हमें मिल गया, और यहाँ साउथ एक्सटेंशन है, इसके नजदीक ही एक चौराहा था, उस पे उसने कहा कि वकील साहब को चाय हम पिलाएंगे। अल्टीमेटली उनकी बातचीत में ये हुआ कि हम उनके घर में चले गए। हमें 5-7 मिनट ही हुए थे, पानी भी हमने नहीं पिया था, इतनी देर में उसका लड़का आ गया, और उस लड़के ने कहा कि बापू मैंने बस जला दी। तो उसने अपने लड़के को बहुत पीटा। मतलब हमने कहा भाई समझाना चाहिए, पीटने से कुछ नहीं होगा। तो बातचीत में जैसे वो पीट रहा था, तो उसने बोला मैं तो पहले भी 2 बार बताया था। तो मतलब जब वो हमारी एब्सेंस में उसने बताया होगा, तो उसने उसका कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। जब हम बैठे थे तो उसको लगा कि भाई इसने बहुत गलत काम किया, ये तो हमारे लिए रिजर्वेशन हुई है और ये आंदोलन उसमें कर रहा है। तो ये इस तरह की मानसिकता थी, ये एक्चुअल हमने ग्राउंड पे देखा। ये जो भी इस तरह की जो सिचुएशन होती है, वो इसलिए होती है कि जो अभावग्रस्त लोग हैं उनमें एजुकेशन की कमी है, और उनमें समझ की भी कमी है। केवल एजुकेशन की नहीं, अगर वो एजुकेटेड आदमी होता है तो उसको भी समझ में नहीं आता मेरे फायदे में क्या है, मेरे नुकसान में क्या है। और इस बिल्कुल। वजह से ऐसी स्थिति हुई। अब उसके बाद ये तो लागू होने का एक वो हुआ। उसके बाद कोर्ट में इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन की बात की थी सर्विसेज में, लेकिन कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं रहेगा। इसकी वजह से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 1955 से रिजर्वेशन चल रहा था, रिजर्वेशन प्रमोशन, और उसके बाद 80 के करीब जो है 66 में वो आया आपका रंगाचारी, फिर 86 के करीब में सीनियरिटी वगैरह का भी इशू डिसाइड हुआ। हरियाणा का एक करमचंद का केस था, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन वो सब सेटल हो चुके थे। अब वो SC/ST का भी रिजर्वेशन बंद हो गया। तो जो विधायिका है उसने केवल SC/ST के लिए रिजर्वेशन में प्रमोशन की व्यवस्था की, बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं की। जबकि बैकवर्ड क्लास के लिए तो तभी रिजर्वेशन लागू हुई थी, तो उनका हायर पोजीशन में उनके आदमी का रिप्रेजेंटेशन होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं, वो बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए अमेंडमेंट होना चाहिए था। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि वो रिजर्वेशन केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होने की वजह से उसको 92 में 16 नवंबर 92 को जजमेंट आया मंडल का, और 15 नवंबर 97 तक पार्लियामेंट को उसमें कोई एक्शन लेना था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो मानेंगे या उसके लिए कोई दूसरा अमेंडमेंट वगैरह करेंगे। तो पार्लियामेंट ने 17 जून 1995 को अमेंडमेंट किया, जिससे 16(4) एक नया प्रोविजन उन्होंने ऐड किया, और उस प्रोविजन के जरिए रिजर्वेशन प्रमोशन केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उन्होंने परमिट किया। अब वो जो 1995 में रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बना, उसके बाद इस बीच में केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान। ये 17 जून को हो गया। 10 अक्टूबर 1995 को वीरपाल सिंह चौहान डिसाइड हुआ। आप पूरा जजमेंट देखो, उसमें ये भी नहीं लिखा है कि ये अमेंडमेंट हो चुका है। मतलब जो
हाईएस्ट कोर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उस कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको नोटिस नहीं किया। तो इसलिए वो पर इंक्यूरियम जजमेंट मानते हैं हम लीगल सिस्टम में, हम ऐसा कहते हैं कि वो जजमेंट जो है पर इंक्यूरियम है। लेकिन आज पर भी इंक्लूजन, ये कंसेप्ट क्या है? पर इंक्लूजन क्या पर कंसेप्ट क्या है? इंक्यूरियम का मतलब वो जो है उसने लॉ को नोटिस नहीं किया, इसलिए वो जजमेंट गलत है, तो इसके लिए लीगल टर्म है पर इंक्यूरियम। तो आज हम 2025 में हैं, जून में 30 साल हो जाएंगे। 70% स्टेट में आज वो रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं है, और जहां लागू है वो भी पूरे तौर पे लागू नहीं है। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में क्या है, मान लो 2 आदमी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, 2 आदमी हो गए, उसके बाद वो अनरिजर्व कैटेगरी का आदमी जो रिजर्व कैटेगरी से 5 साल 6 साल 7 साल बाद नौकरी में आया, उसको प्रमोशन दे रहे हैं। रिजर्व कैंडिडेट जो उससे सीनियर है उसको नहीं दे रहे, जो भी किसी भी प्रिंसिपल के तहत वो परमिसिबल नहीं है। लेकिन ये केवल ऐसा नहीं कह सकते केवल बीजेपी ऐसा कर रही है, ये कांग्रेस के पीरियड में भी ऐसा ही चल रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी में जो रूलिंग क्लास जो उनको गवर्न कर रही है, वो रूलिंग क्लास जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके अधिकार का हनन कर रही है। और हम कितना भी सोचे इसमें चेंज आएगा, कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो बेसिक सिस्टम है, जब तक वो पावर में नहीं आते हैं तब तक वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास को कंधे पे बिठा के रखते हैं, उसके बाद वो उनको फेंक देते हैं कि भाई अब तुम अपने आप खड़े हो जाओ। तो ये जो सारी व्यवस्था है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेज को एक अपना आंदोलन खड़ा करना चाहिए। वो आंदोलन ही उनके अधिकारों का कारगर उपाय हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार जो है, ये अधिकार संविधान में लिखा होने के बावजूद उनको नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे मंडल का अगर देखेंगे तो मंडल में उन्होंने ये कहा कि 52% जो रिप्रेजेंटेशन है उसका 27% ही देना चाहिए, क्योंकि 50% की सीलिंग है। अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टोटली कॉमनल रिजर्वेशन है, क्योंकि वो कास्ट बेस मिल रहा है। अगर कोई भी ब्राह्मण भी अगर ये सेटिस्फाई कर दे कि मैं सोशली बैकवर्ड क्लास हूं, और कर्नाटक में और दूसरे स्टेटों में कितनी सारी ब्राह्मण्स की कम्युनिटीज हैं जिनको बैकवर्ड क्लास स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन इस जो ये जो ईडब्ल्यूएस है इसमें नहीं मिल सकता। इसमें केवल उनको मिलेगा जो SC ST OBC नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये टोटली कॉमनल रिजर्वेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे पूरे प्रयास के बावजूद वो उस अमेंडमेंट को अपहोल्ड कर दिया गया। हालांकि वो 3-2 की मेजोरिटी से हुआ, और जो डिसेंटिंग जजमेंट था उसने भी ये माना कि इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण हो सकता है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई थी वो इसलिए की गई थी कि कुछ जो जातियां हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन में कब्जा है, इसलिए जो एक्सक्लूडेड जो लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। ये रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, जो एक्सक्लूडेड लोग हैं उनको इंक्लूड करने का एक आधार है। अभी उन्होंने एक नया जजमेंट दे दिया है जिसमें क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट पे लगाने का है और कैटेगराइजेशन करने का है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। अब शेड्यूल कास्ट फेस कर रहा है अनटचेबिलिटी। जो शेड्यूल कास्ट का आदमी राष्ट्रपति बन गया, जो शेड्यूल ट्राइब की लेडी राष्ट्रपति बन गई, वो हर रोज डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। ये बहुत छोटा मंदिर है दिल्ली में, उस मंदिर में वो गई तो वो एक लकड़ी का एक, आपके महाराष्ट्र में पता नहीं क्या बोलते हैं, हरियाणा में सहतीर बोलते हैं उसको, जो मोटा डंडा सा होता है, उसको लगा दिया। तो राष्ट्रपति अंदर नहीं एंटर कर पाई, उसके 2 मंत्री अंदर थे। अच्छा, उसके 2 मंत्री अंदर थे। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जब आपने एक आदमी को राष्ट्रपति बनाया, तो राष्ट्रपति बनाने के बावजूद आप उसको जो उसका स्टेटस है उसके हिसाब से ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इस वजह से जो पूरी व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, वो व्यवस्था जो है उसको काउंटर करने के लिए हमें सामाजिक आधार पे ही एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होके। तब हम संगठित अगर होंगे
तो हमें अधिकार मिलेंगे। अदरवाइज ये पूरा जो प्रोसेस है, अब इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पे 1% लोगों के पास 80% इकोनॉमी का कंसंट्रेशन है। तो जो आम आदमी, ये जो बाकी 80% है, ये कैसे सरवाइव कर सकते हैं? इनके पास कोई रिसोर्सेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जो लोग हैं जिनको नौकरियां मिलती थी, आज वो नौकरी भी नहीं मिल रही है। जो बिल्कुल छोटी बिल्कुल मोटी नौकरी मिलती थी वो भी नहीं है। जी जी, कुछ पूछ बिल्कुल। रहे थे आप। लेकिन आज आज का दौर जो हम देख रहे हैं कि संविधान, आपने एक बात बताई कि रिजर्वेशन को लेकर या एससी एसटी ओबीसी को लेकर एक मानसिकता कैसी बनी हुई है, और उसमें आपने एक बात भी कही कि हमारे भी लोग इस मानसिकता के बने हुए हैं। दूसरी ओर आज देश में जिस तरह से एक बात उठी है कि कहीं ना कहीं संविधान का एक उल्लंघन होता जा रहा है, संविधान पे हमले होते जा रहे हैं, ऐसे में संविधान की जो बातें अमल में लाना है, खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट की जो बात हम अगर देखें, तो वो भी इस पर बात नहीं कर रहे कि जिसपे पूरे देश की डेमोक्रेसी, कहीं हम केवल एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं कर रहे, ये पूरे देश की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं आहत पहुंच रहे, क्षति पहुंच रहे, ऐसा इल्जाम या ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये स्थिति बहुत गंभीर है। चीफ जस्टिस बालकृष्ण जब चीफ जस्टिस थे, तो ये मतलब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की बात है। 18 हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो जज, सेशन जज होते थे, वो हाई कोर्ट जज बनने चाहिए थे। लेकिन 18 हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो जजेज हैं, उनका सुपर सेशन हुआ। तो दूसरा आदमी जब रूल कर रहा है, कोई दूसरा, तो हम सोचते भाई हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जब हमारा आदमी कर रहा है, तो तब भी वो हमारा जो आदमी है उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। दिल्ली में जस्टिस पीएस तेजी बाद में वो जज बने, मुझे लगता है 7 या 8 साल के बाद उनका जो टर्म बनता था उससे, या 7 या 8 साल के बाद वो जज बने। तब भी वो 3 साल तक जज रहे, और अगर उस समय वो बनते तो 10 साल से ज्यादा जज रहते हाई कोर्ट के। तो एक आदमी को जो जिसके 10 आदमी जूनियर हाई कोर्ट जज बन जाते हैं, और वो किसी भी तरह कॉम्पिटेंस में कम नहीं है, लेकिन फिर भी केवल उसको जो डिनाई कर रहे हैं, वो इसी वजह से डिनाई कर रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को कैसे हम चेक कर सकते हैं? हमारे अपने लोग भी जब उस पोजीशन में होते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि जो ये कोलेजियम का सिस्टम जो बना दिया, हमारा आदमी चीफ जस्टिस तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ वो जो 4 जज और हैं, वो बाकी वो जो भी फैसले लेगा उसके साथ हो सकते हैं। लेकिन जब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास के आदमी को लेने के लिए तैयार होगा, तब वो उसके साथ नहीं होंगे। ये एक अजीब विचित्र तरह का सिस्टम है। कॉलेजियम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉलेजियम जो है उसको खत्म करने के लिए 99th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस अमेंडमेंट के जरिए एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना था। उस को जो है 26 में से 16 29 में से 16 स्टेट ने उसको रेटिफाई भी किया, और उसके बाद उसको अनफोर्स किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब आप ये देखिए कि जो पार्लियामेंट का जो काम है, एक तो ये जजेज अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पैराफ्रेजिंग नहीं है कि इस तरह का कॉलेजियम हो सकता है। वो जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, उसको कंकरेंस नहीं किया जा सकता। ये तब भी किया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस इशू को कंसीडर नहीं किया हो। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें ये इशू उठा था कि चीफ जस्टिस को प्राइमेसी दी जाए, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चीफ जस्टिस भी एक आदमी है, इसलिए उसमें भी कमियां हो सकती हैं, इसलिए हम एक आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते, और ये इसलिए राष्ट्रपति जो है कंसल्टेशन के प्रोसेस से चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करेगा, तब अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन आज की जो हालात हम जो देख रहे हैं, उस हालात में बहुत बड़े पैमाने पे हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई ये जो पूरा सिस्टम जो है डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से काम कर रहा है। हमारे जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग सीनियर इनफ होते हैं, मतलब डायरेक्ट वकीलों में से तो बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज जो होते हैं, वो जब सीनियर हो जाते हैं, उनका जो क्लेम बनता है उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
और बहुत बड़े पैमाने पे इसमें मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। और जिस तरह के लोग वो भर्ती कर रहे, बहुत कम उम्र में बहुत मतलब एफिशिएंट जज नहीं है जिनको वो भर्ती कर रहे हैं। तो एक बिल्कुल। आदमी को अगर 15 साल वो जज रहेगा और वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जज बनने के बाद उसको बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं कर सकते। जो लोग बन रहे हैं उनके पास, ज्यादातर के पास बहुत अच्छा काम भी नहीं है। तो ऐसे जो लोग जज बन रहे हैं वो बाद में अधिकारों को भी उतना ऑनर नहीं करेंगे। ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। और ये जो एनजेएसी जो सरकार लेके आई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, मुझे लगता है कि सरकार को उसमें रिव्यू करना चाहिए और एनजेएसी को रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल। कोई ऐसा, मुझे गंभीर ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं दिखाई पड़ती है कि आप उसको लागू नहीं कर सकते हैं। ये जो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसमें जो भी चेंज लेके आना है, वो चेंज आप तभी ला सकते हैं जब उसका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस थोड़ा ब्रॉड होगा और उसमें जिस भी तरह का समाज है उस तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इंग्लैंड में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें बिल्कुल कॉमन मैन सेलेक्ट करते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ये है कि भाई जज सेलेक्ट कर रहा है उसको, लेकिन इंग्लैंड में कॉमन मैन उसको सेलेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ जैसे लॉ मिनिस्टर को उन्होंने मेंबर बना दिया इसका, तो उसके बारे में चर्चा ये हो रही है कि भाई जो लॉ मिनिस्टर है उसको मेंबर नहीं होना चाहिए। ये जो सारी व्यवस्था है इसको नए तरीके से हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे आपने एक जिक्र किया कॉलेजियम सिस्टम का, तो कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए आपने भी वो जिक्र किया कि कितने राज्यों ने उसको मान्यता दी थी। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई उसके बाद हाँ। तो वो लाया गया था और किरण रिजिजू उस बात को तो पूरे देश भर में लेकर घूम भी रहे थे। लेकिन फिर भी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि ये मूलभूत या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है एक तरह से, या फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लेकिन क्या ये जो जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो इस जजमेंट को भी फिर ये कॉलेजियम सिस्टम को दूर न करने के लिए आप इस जजमेंट को कैसे देखते हो फिर? एक वो भी नहीं, वो संवैधानिक अमल। हाँ। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो जजमेंट हुआ, वो जो जजमेंट है वो 5 जजों ने जजमेंट किया। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को टेस्ट 5 जज कर सकते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक्सरसाइज किया। और वो पावर जो है, जो 9 जजों का जजमेंट था, उसको उसका बेस जो था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वो किया। तो सुप्रीम कोर्ट को उसको टेस्ट कम से कम 9 जज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो 5 जजों में उसको अपना वो उसको डिक्लेयर कर दिया कि अल्ट्रा वायरस है। ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एक बहुत ही विशेष पावर है किसी भी संविधान में। जब पार्लियामेंट उस पावर को एक्सरसाइज कर रही है, तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनके हिसाब से जुडिशरी को भी जिस कंपोजिशन का वो जजमेंट है, अगर वो 9 जज का है तो 9 से कम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। 9 जज वो डिसाइड करेंगे भाई ये जजमेंट हमारा सही है या गलत है। अब इन्होंने 5 जज ने वो डिसाइड किया, तो उनके लिए 9 जजों का जजमेंट तो बाइंडिंग है। अगर वो 9 जज का जजमेंट वो बाइंडिंग मानते हैं, तो 5 जज उसको अपसेट कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद उसको लार्जर बेंच को नहीं भेजा गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये गलत मत था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 जजों में इसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया। कम से कम 9 जज की बेंच उसको टेस्ट कर सकती थी। और 9 जज अगर ये समझते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल हमने डेवलप किया है वो सही है, तो हो सकता है कि वो उसको लार्जर बेंच को नहीं भेजते हैं। लेकिन 9 से कम जज की बेंच जो है उसको टेस्ट नहीं कर सकती। वैसे मुझे लगता है कि अगर उन्होंने किया तो 11 जज होने चाहिए। और हमारे देश में जब 13 जज थे केवल, तब 13 जजों की एक बेंच ने केशवानंद भारती करके एक जजमेंट दिया और उसमें कहा कि बेसिक फीचर को नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज भी हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे आता है कि वो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो एक नया संविधान बना रहे हैं। अब वो नया संविधान किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे तो टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे अगर वो टेस्ट करेंगे आप उसको, तब ये पता लगेगा कि वो आप उसको अमेंडमेंट को कर सकते कि नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट जो करना चाहते हैं
वो अमेंडमेंट भी जैसे जुडिशरी कर रही उस तरह ही वो करना चाहते हैं। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी है, जो केवल हमारे देश में नहीं दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड है, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें एक बहुत ब्रॉड आइडिया की जरूरत थी। अभी जैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने बहुत सारे जजमेंट दिए, लेकिन कुछ इश्यूज पे हम देखते हैं कि बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू था उसका। और जैसे जो शेड्यूल कास्ट को डिवाइड करने वाला जो इशू है, उसके ऊपर जो प्रिंसिपल अमेरिका वगैरह में ऑलरेडी पब्लिश थे, वो भी हमने रखे। वो भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा प्रिंसिपल ज्यादा डेवलप्ड है। डेवलप्ड तो है, बट आप उनको स्क्रूटनाइज करके खत्म कर रहे हो। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डेवलप हो चुकी हैं, उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी चाहिए। तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था इसी तरह काम कर रही है। इसलिए जो संविधान है, संविधान में सब कुछ लिखा होने के बावजूद आज हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी जैसे जो हमारा इकोनॉमी थी, वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन अब ये प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया। इसके लिए संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अगर संविधान में अमेंडमेंट नहीं हुआ तो आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अभी मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव विचार अभी सुनने को मिले जब उनकी डेथ हुई तब तो, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मैं समझता हूँ नहीं मानते थे। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोदी उससे फिर भी बेटर लगता है, क्योंकि मोदी को समझ नहीं है, लेकिन उसको समझ होने के बावजूद वो प्रिंसिपल्स को नहीं मानता था। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था उस तरह से काम कर रही है। और उसमें जो गरीब आदमी है, उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे ही अधिकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं हो तो एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास को आप किसी भी जॉब में नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज आज आपको मिल रही हैं, ये भी तभी मिल रही जब वो रिजर्वेशन है आपके लिए। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो उसमें पूरा घालमेल हो जाएगा, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमें संविधानिक तौर पे बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है, और लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और उनके अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें रखी कि जैसे जुडिशियरी भी संविधान के लिहाज से कोई अमल नहीं करना चाहता है, कि जब उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है, तब वो संविधान को वो भी ध्वस्त कर देते। सत्ता वो करती है। आपने जिक्र किया मनमोहन सिंह जी ने संविधानिक जो ढांचा है उसको तोड़ा है इकोनॉमी के तौर पे, और पीवी नरसिंह राव के जमाने में जो आपने जो जिक्र किया प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी लागू हुआ। और आज देश तो देख रहा है कि किस तरह से पब्लिक सेवाएं समाप्त हो गई है और हो चुकी है। ऐसे में अभी संविधान एक ही ऐसा साधन बचा है कि जो इस देश के निचले तबकों को भी और ऊपरी तबकों को भी एक समान व्यवस्था में ला सकता है। लेकिन इसके लिए संविधान का सही अमल होने के लिए क्या जरूरत बातें होनी चाहिए? क्या केवल जन आंदोलन होना चाहिए, या फिर इसके संदर्भ में कुछ चिंतन, गंभीर चिंतन होकर इस संदर्भ में कुछ नई पहल होनी चाहिए? क्या कहोगे आप इस संदर्भ में? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उनको पूरी दुनिया में आंदोलन के जरिए ही एस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम चाहें केवल विचार विमर्श करके, चर्चा करके वो हम चेंज आएंगे, वो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है कि जिन लोगों ने उस सिस्टम को डिस्टोर्ट किया है, आज वो सिस्टम पूरा उनके कंट्रोल में है। तो अगर उसमें कोई चेंज लाना है तो जन आंदोलन के जरिए ही संभव है। और जन आंदोलन भी ऐसा जन आंदोलन होना चाहिए जिसमें उन अधिकारों के लिए सही मायने में खड़े होने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि जन आंदोलन के जरिए जैसे जनता पार्टी आई, जनता पार्टी में जब जब तक वो चुनाव नहीं जीते तब तक उनका अलग विचार था। चुनाव जीतने के बाद उनका टोटली डिफरेंट विचार हो गया, और उसके बाद वो वही उसी तरह के लोग जो है सत्ता में आ गए कि वो 2.5 साल ही सरकार में रह सके। तो वो इस तरह की क्यों, मतलब क्योंकि जो लोग डिससेटिस्फाइड लोग हैं वो तो पोलराइज हो जाते हैं उनके साथ। लेकिन उसका अगर लीडरशिप उन लोगों के हाथ में रहती है जिन्होंने डिस्टोर्शन किया है, तो उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है।
इसलिए आंदोलन जो है वो जो सर्वहारा वर्ग है उसका ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो आंदोलन है वो निर्णायक हो सकता है। नहीं तो वो बिल्कुल आंदोलन सक्सेस भी हो जाएगा तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अधिकार बिल्कुल तभी मिलेंगे जब वो आंदोलन में कंट्रोल उनका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे जिस तरह से आपने इस बात को रखा है कि यदि हम संविधान सभा की ओर अगर देखते हैं, तो संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधानकार है, उनको तो हम जानते हैं कि वो निर्माता है। लेकिन टोटल संविधान सभा को अगर हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें रिप्रेजेंटेशन जो रहा वो ऊपरी तबके का ही रहा। ऐसे में संविधान के अमल के लिए केवल एससी एसटी ओबीसी या निचले तबके का ही आंदोलन हो और संविधान अमल में आए, तो ये कहीं ना कहीं संविधान जो भारतीय समाज को एक तरह से मान्यता देती है, उसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी खड़ी कर देती है। और कहीं ना कहीं हम भी एक संविधान की भावनाओं से या संविधान की नैतिकता से हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल वो आंदोलन SC ST OBC का होना चाहिए, लेकिन उसमें लीडरशिप पे कंट्रोल उनका होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। वो जो अगर दूसरे लोगों का लीडरशिप पे कंट्रोल होता है तो जैसे वो उसमें सक्सेस होता है आंदोलन, तो उसके बाद वो मार्जिनलाइज लोग जो है वो आउट हो जाते हैं उसके पूरे सिस्टम से। अभी जैसे VP सिंह का आंदोलन था, तो हमारे साथी हैं एक डॉक्टर जनक राज है, वो 95 साल के हैं, अभी भी जिंदा है। तो वो बताते हैं हम मेन आंदोलन में थे, लेकिन VP सिंह जैसे प्रधानमंत्री बना तो उसके बाद वो 4 लोगों के नाम लेते हैं, हम उसके बाद उससे कई महीने तक नहीं मिल पाए। तो ये सरकार में और आंदोलन में या पार्टी में इतना अंतर होता है। जब आप सक्सीड कर जाते हैं उसमें, और वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के आदमी नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल SC ST के एंगल से मैं सोच रहा हूं, लेकिन उसमें लीडरशिप में अगर निर्णायक भूमिका में वो नहीं होंगे तो फिर भी वो आंदोलन सक्सेस होने से भी बहुत ज्यादा उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो जो दूसरे जो लोग हैं उनकी मानसिकता वैसी है। और उस मानसिकता की वजह से जैसे वो एक स्टेज क्रॉस करते हैं, अभी एक हमारे साथी जज हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, एट्रोसिटी SC ST एट्रोसिटी एक्ट पे हम चर्चा कर रहे थे, तो वो कहने लगे नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं होना चाहिए? कि नहीं, इससे एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। एक्सक्लूडेड कैसे हो जाते हैं? अब आप राष्ट्रपति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रहा है, तो ऐसे मापदंड हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे हम उनकी गरिमा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जज है, वो जज भी ये समझता है कि इससे जो है बंटवारा हो रहा है। ये बंटवारे का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तब तक वो अपना जो सही उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर सकता। अभी जस्टिस बालकृष्णन चीफ जस्टिस थे, अभी अगस्त में उनके दामाद का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आया। उन्होंने एट्रोसिटी पे कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं किया था। अब उसके दामाद को, जो चीफ जस्टिस का दामाद है, MLA है, उसको भी एट्रोसिटी एक्ट में केस डालना पड़ा और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। तो वो जो जस्टिस CT रवि कुमार है, वो उनके क्लोज रिलेटिव थे बालकृष्णन साहब के। वो एक केस में वो बैठे थे, उत्तर प्रदेश से जज होते थे विनीत सरन उनके साथ। तो उस क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज उसमें एंटीसिपेटरी बेल दे देता है, और एंटीसिपेटरी बेल देना SC ST एट्रोसिटी एक्ट में अलाउड नहीं है। तो वो जो पार्टी थी उसने डिस्ट्रिक्ट जज को पार्टी बना दिया। तो ये जो जज, शेड्यूल कास्ट जो जज था, उसने कहा इसके ऊपर 50,000 रुपए कोस्ट लगाओ, और 5,000 कोस्ट उसने लगाया भी, क्योंकि उस जस्टिस विनीत सरन उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने कहा भाई हम गरीब प्रदेश के हैं, 50,000 हमें लगता है बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं 5,000 ही लगा रहा हूं, बट मेरा ब्रदर जो है 50,000 कोस्ट लगवाना चाहता है। तो आप ये देखिए, जो हमारा आदमी उस पोजीशन में पहुंचता है, वो भी केवल अपने आप को अलग थलग दिखाने के लिए मैं इस प्रिंसिपल के साथ खड़ा नहीं हूं, वो इस तरह की मतलब मानसिकता दिखाता है। तो ये इस वजह से जो शुरुआत में भी हमने चर्चा की थी, उस वजह से मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम जो है, इसमें मेरिट के जरिए जब तक लोग नहीं आएंगे, क्योंकि भाई भतीजावाद किसी सिफारिश के जरिए जब एक आदमी आता है तो वो आदमी, उसका विजन भी ब्रॉड नहीं होता है, और ये जो है जनरल प्रिंसिपल्स के तहत जब तक लाभ नहीं मिलेगा
तब तक वो हमारा आदमी भी उसको प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है और रिजर्वेशन को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए, चाहे एजुकेशन है, चाहे सर्विसेज है, चाहे दूसरे सेक्टर्स हैं। लेकिन रिजर्वेशन सर्विसेज में बहुत बड़े पैमाने पे आज इफेक्ट हो रहा है और रिजर्वेशन प्रमोशन तो तकरीबन खत्म ही हो गया है, जो संविधान में होने के बावजूद, जिसके लिए 4 अमेंडमेंट हुए हों। एक 1995 में 77वां अमेंडमेंट हुआ, 1981 और 1982 2000 में अमेंडमेंट हुए और 1985 2001 में अमेंडमेंट हुआ। 4 अमेंडमेंट होने के बावजूद आज वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो लागू नहीं है। उसके बाद इसमें जो भी कमियां थी उसको हमने पॉइंट आउट किया। जब उत्तर प्रदेश में बहुत लार्ज स्केल पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज उनका रिवर्जन हुआ, तो उसके बाद हमने उसको चैलेंज किया। जब वो चैलेंज किया तो हमने कहा कि जो नागराज का जो जजमेंट है, इस नागराज के जजमेंट ने इंदिरा साहनी के जजमेंट को ओवरराइड किया है। कोर्ट ने अल्टीमेटली जर्नैल सिंह का जो जजमेंट है 2018 में, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता करके जजमेंट है, उसमें ये माना कि इसने ओवरराइड किया है। अब उसमें एक और दूसरा इशू है जो भी ओवरराइडिंग का इफेक्ट है। जो मंडल का जजमेंट है वो कहता है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है, मतलब फंडामेंटल राइट है। जैसे क्लासिफिकेशन आर्टिकल 1 में है, आर्टिकल 2 में है, आर्टिकल 3 में है, जो 16 के पार्ट हैं, 2, 3, 4, इस तरह ये एक क्लासिफिकेशन है और इसको फंडामेंटल राइट उन्होंने माना। अब ये जो 2006 में नागराज के बाद जो कोर्ट व्यू ले रही है, हर केस में लिख रही है अनेबलिंग प्रोविजन है, अनेबलिंग प्रोविजन है और डिस्क्रिशन है। तो एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशन होने की वजह से वो रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म ही हो गया। दूसरा, रिजर्वेशन भी बहुत प्रभावी ढंग से लागू नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भी ये अंडरस्टैंड करके कि जो हमारा सेटल्ड प्रिंसिपल है उसको हम अगर चेंज करते तो लार्जर बेंच ही कर सकती है। जब वो जर्नैल सिंह में 5 जजों ने ये मान लिया कि नागराज का जो 5 जज का जजमेंट गलत है, तो उसको लार्जर बेंच को जाना चाहिए था। जो सारे आप 10 पॉइंट होते हैं तो आप एक पॉइंट जो ज्यादा हैमर करते हैं उसी पे सारा केस चलता है, वो पॉइंट उन्होंने मान लिया। जो बाकी 9 पॉइंट हैं जो वो भी उन्होंने ओवरराइड किया, तो लेकिन उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं होती है। और ये जो फंडामेंटल राइट और एनेबलिंग प्रोविजन, डिस्क्रिशनरी रेमेडी जो है, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि जो 9 जजों की बेंच ने, इंदिरा साहनी ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है, तो उसको चेंज केवल 11 जज कर सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसा देख रहे हैं कि आज भी वो हमें उसमें रिलीफ नहीं मिल रही है। दूसरा, जो इसके बारे में बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ, तो 2022 में 28 जनवरी आज के दिन 2022 में 3 जजों ने वो केस डिसाइड किया, लेकिन आज भी वो सारे केस पेंडिंग है। उनमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लिस्ट करके डिस्पोज ऑफ करना है। इन टर्म ऑफ दैट जजमेंट दे आर डिस्पोज ऑफ। लेकिन फिर भी आज वो जजमेंट आज भी पेंडिंग है। आज भी एक कोई मध्य प्रदेश का एक इकलौता मैटर लगा, उसको जस्टिस ओका की बेंच ने रिमांड कर दिया, लेकिन वो सारे केसेस डिस्पोज होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जब आपने डेवलप कर दिए, वो प्रिंसिपल डेवलप होने के बाद स्टेट्स को आपको डायरेक्ट करना चाहिए कि वो उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, ताकि लोगों को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं सर, जो आपने जिक्र किया कि अदालत या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये सारी चीजों पर एक तरह से इसको दुर्लक्षित किया है या इसको नजरअंदाज किया है, तो क्या इसमें भी एक बात झलक रही है कहीं ना कहीं संविधान का जो अमल है तो यहाँ भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है? और जिस तरह से आपने एक बात कही कि दुनिया के किसी भी देश में संवैधानिक सिद्धांत और मूल्य जो स्थापित हुए हैं उसके लिए जन आंदोलन का ही एक बड़ा सहारा रहा। तो यदि हम जन आंदोलन के सिवा इस देश में संविधान का सही अमल नहीं होगा तो वो जन आंदोलन कब कैसे होगा? इसके लिए कुछ प्रोग्राम आपके मायने में है या इस तरह से कुछ बातें बन रही है देश में, ऐसा दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है कि संविधान को लागू कराने के लिए लोग आंदोलन निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था जो आज हम देख रहे हैं वो संविधान के किसी मूल्य पे खड़ी नहीं है।
और अगर संविधान को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और जो रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं उनको कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, अगर आप वो जो लोग उससे जो धर्म के ठेकेदार हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी आप वार्तालाप सुने तो वो बहुत बड़े पैमाने पे कहते हैं मुझे तो ये पता नहीं है। वो खुद ही एडमिट करते हैं उसी वीडियो में जिसमें वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें वो खुद एडमिट भी करते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी वो, क्योंकि एक मीडिया जो हमारे देश का है वो बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल्ड मीडिया है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब तक SC ST OBC के लोगों का उसमें भरपूर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक मीडिया भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडिया जो है वो हाउसेज के कंट्रोल में आ गया। वो जो हाउसेज के कंट्रोल वाला जो मीडिया है वो मीडिया किसी भी प्रिंसिपल को डेवलप होने से रोक रहा है। कोई भी आर्टिफिशियल इशू खड़ा हो जाता है। अभी जैसे दिल्ली में चुनाव है तो वो नया संविधान बन जाएगा, केवल इसके ऊपर वो चुनाव में जीत हार हो जाएगी, नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी है, अभाव है, ये कोई चर्चा में नहीं आएगा। एक अमृतसर में बाबा साहब का स्टेचू है, उसको तोड़ने की कोशिश की, एक दूसरा वो चला दिया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसको अपने अधिकारों के लिए ही लड़ना चाहिए, अधिकारों के लिए ही उसको सोचना चाहिए। क्योंकि वो जब चुनाव का जो वक्त आता है, जब वो एंसिलरी इश्यूज पे, छोटे मोटे इश्यूज पे जो उस समय क्रिएट करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता शासन, तो वो उसके ऊपर अपना जो मत दे देता है, उसकी वजह से उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से नौकरियां खत्म हो गई हैं और नौकरी आगे डेवलप हो उसके लिए भी सरकार की कोई योजना नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पे हमें संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल बातचीत करने से, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, वो इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग जो है वो भी बहुत बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टैंड नहीं लेते किसी भी चीज में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम इतने कम समय में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें जिस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, वो ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है या वो, लेकिन एक सिस्टम में जिस तरह का डर बैठा हुआ है, वो डर की वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है। ये जो सारी व्यवस्था है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पे जन आंदोलन की जरूरत है। और जन आंदोलन डेमोक्रेसी में होना चाहिए, क्योंकि जन आंदोलन के जरिए ही आप डेमोक्रेटिक राइट्स को अक्वायर कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में जो राइट्स हैं, नेल्सन मंडेला का आंदोलन देखिए, जो अमेरिका में आज अधिकार हमें दिख रहे हैं, आज भी हमारे बराबर हमें अमेरिका में अधिकार नहीं है, लेकिन जो अधिकार मिले तो वो जो ऑथोरिटेरियन लोग थे उनको क्रश करके तब वो अधिकार मिले, जो वोटिंग राइट है ब्लैक्स का और दूसरे जो राइट्स हैं। तो हमारे यहाँ भी उस तरह का संगठित सिस्टम होना चाहिए, बट हमारे यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी और अभाव है जिसकी वजह से जो गरीब जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का भी बहुत बड़े पैमाने पे खरीद बेच चलता रहता है और वो भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो किसी न किसी का कठपुतली की तरह ही काम करते हैं, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे चेंज आने की संभावना वैसे नहीं है जब तक जन आंदोलन होगा। क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे फेयर एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तो वो अधिकार जो है आम जनता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल 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 सर। डॉक्टर के.एस. चौहान जो कि भारत के जाने माने संविधान विशेषज्ञ है और जाने माने विधिज्ञ है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपनी प्रैक्टिस है और देश के बड़े बड़े निर्णयों में उनका अपना एक आर्गुमेंट भी रहा है। उन्होंने उस सारे केसेस को उन्होंने हैंडल भी किया है और वो कह रहे हैं कि इस देश में अगर संविधान का सही तौर पे सैद्धांतिक अमल अगर होना है तो इस देश के नागरिकों को, इस देश को जन आंदोलन करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पीपल्स करंट के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय।